हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी आवर्स पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3। ये आपका लास्ट पार्ट है, इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस पार्ट के अंदर हम लोग क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्टोइशियोमेट्री एंड स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, जिसके अंदर हम लोग मास मास रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, मोल मोल रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, मोल वॉल्यूम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। फिर हम लोग लास्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन पढ़ेंगे और कितने सारे कंसंट्रेशन होते हैं, क्या होता है, मास परसेंटेज के बारे में, वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टोइशियोमेट्री एंड स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन से। स्टोइशियोमेट्री क्या होता है? तो स्टोइशियोमेट्री इज समथिंग व्हिच डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस और वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर इनको सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो क्या होता है स्टोइशियोमेट्री कि सपोज अगर आप लोग को खाना बनाना है, एक आदमी के लिए खाना बनाना है, तो आप कितना चावल लेंगे, उसमें कितना पानी मिलाएंगे, ठीक है। अगर आपको 5 आदमी के लिए खाना बनाना है, 5 आदमी के लिए चावल बनाना है, तो उसमें कितना चावल कितना पानी आप लोग कुकर में ऐड करेंगे। यही एक तरह से आपका स्टोइशियोमेट्री होता है। कितना प्रोडक्ट बनाने के लिए आप लोग को कितना रिएक्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर आप कितना रिएक्टेंट लेंगे कि आपको कितना प्रोडक्ट मिलेगा। यही आपका स्टोइशियोमेट्री होता है। यहाँ पे हम लोग खाने की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कितना नाइट्रोजन और कितना हाइड्रोजन यूज होगा, कितना नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यूज होगा कि आपको अमोनिया का फॉर्मेशन वहाँ पे होगा। तो इसी को हम लोग स्टोइशियोमेट्री कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल जो दे रखा है उसमें देखते हैं आपका ये, इसको आप लोग 1 मॉलिक्यूल कर लीजिएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल जब रिएक्ट हो रहा है 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया मिल रहा है। सपोज यहाँ पे 2 की जगह अगर आपको 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनाना हो तो क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस कंडीशन में आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन चाहिए होगा और 6 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होगा, तब जाके आपका 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। तो इसी को स्टोइशियोमेट्री कहते हैं। अब स्टोइशियोमेट्री के अंदर का टॉपिक है आपका मास मास रिलेशन। मास मास रिलेशन क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे 24 ग्राम ऑफ कार्बन विल गिव हाउ मच ग्राम्स ऑफ CO2। 24 ग्राम एक केमिकल रिएक्शन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू CO2, ठीक है। यानी कार्बन को जब बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो अगर 24 ग्राम कार्बन ले रहे हैं तो कितना ग्राम CO2 का फॉर्मेशन वहाँ पे होगा। तो सबसे पहले तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो केमिकल इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है, देखते हैं, चेक करते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन का एटम यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन का एटम यहाँ पे 2 है। इसका मतलब ये एक वेल बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 ग्राम होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16, 2 का हो जाएगा यहाँ पे 32 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। जब 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन कर रहा है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो आपका 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब 44 कैसे निकाला, तो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आपका होता है 32, ठीक है, और O2 का आपका 32 हो गया, और कार्बन का कितना होता है 12 होता है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 44 ग्राम यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करना कैसे होता है, जिसमें मास मास रिलेशन के बारे में पूछ रहा होता है। तो देखिए, जब 12 ग्राम आपका कंबाइन हो रहा है कार्बन का, तो 44 ग्राम ऑफ आपका CO2 बन रहा है। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन होगा तो 44 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, 44 डिवाइडेड बाई 12 ग्राम ऑफ CO2 का फॉर्मेशन होगा 1 ग्राम कार्बन के साथ। अब हमसे ऊपर क्वेश्चन में पूछ रखा था 24 ग्राम ऑफ कार्बन कितना देगा। तो जब 1 ग्राम ऑफ कार्बन आपका 44 बाई 12 दे रहा है, तो 24 के लिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह के मास मास रिलेशन, कितने मास से कितना मास का फॉर्मेशन हो सकता है, वही आपका मास मास रिलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है
मोल मोल रिलेशन। अब जैसे मास में कितना मास लेंगे तो कितना मास का फॉर्मेशन होगा, मोल में कितना मोल लेंगे तो कितना मोल्स का फॉर्मेशन होगा, यही चीज़ को हमें देखना है। इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं। N2 प्लस H2 गिव्स यू NH3, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से आपका अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है, 0.3 मोल्स ऑफ H2 विल गिव हाउ मच मोल्स ऑफ अमोनिया। अगर 0.3 मोल्स H2 के लेते हैं तो वो कितने मोल्स ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है हम लोग का, वेल बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना। तो देखते हैं, N2 यहाँ पे 2 एटम्स हैं, यहाँ पे आपका इनिशियली यहाँ पे 1 एटम था तो उसको हम लोगों ने बैलेंस करने के लिए आगे में 2 लगा दिया। ठीक है, हाइड्रोजन का यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पे देखिए तो 6 था, यहाँ पे सिर्फ 2 था तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 ऐड कर दिया है। तो नाइट्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 6, हाइड्रोजन का 6, तो टोटल आपका जो भी एटम्स है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सब आपका वेल बैलेंस है। तो ये इक्वेशन एक वेल बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं कि हाइड्रोजन के टर्म्स में पूछ रखा है, यहाँ पे नाइट्रोजन के टर्म्स में नहीं पूछा हुआ है। कितना हाइड्रोजन आपका 0.3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। तो देखते हैं, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपका 2 मोल्स ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल्स ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। तो 1 मोल कितने का फॉर्मेशन करेगा, तो इस 3 को यहाँ पे भेज देंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 3 मोल्स ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। क्वेश्चन में कितना पूछ रखा है, 0.3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल फॉर्म हाउ मच ऑफ अमोनिया। तो 0.3 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या करेगा, 2/3, ये आपका 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन था, उसको जब 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 0.2 मोल्स ऑफ अमोनिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये मोल मोल रिलेशन था। नेक्स्ट है मोल वॉल्यूम रिलेशन। इसको भी एक इक्वेशन से देखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल से देखते हैं। 0.5 मोल्स ऑफ KClO3 गिव्स हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ O2। अब O2 यहाँ पे क्या है, गैशियस है, गैस के फॉर्म में है। तो जब कोई चीज़ गैस के फॉर्म में होती है तो उसमें हम लोग उसका मास देखते हैं, मास ना देखते हुए वॉल्यूम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसका वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे। अब ये मोल और वॉल्यूम का रिलेशन है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं ज़रा। 2 KClO3 गिव्स यू 2 KCl प्लस 3 O2। जो केमिकल इक्वेशन आप चेक करोगे तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ KClO3 आपका 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दे रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि 1 मोल में आपका 22.4 लीटर होता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा था। तो जब 2 मोल्स आपका 3 दे रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 22.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 इंटू 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन आपको मिलेगा किससे, 2 मोल से। ये मोल्स को हम लोगों ने लीटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब 1 मोल कितना देगा, तो 2 को जब नीचे भेज दोगे तो 3 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन देगा। अब जो क्वेश्चन में पूछ रखा है उसके अकॉर्डिंग 0.5 मोल्स का पूछ रखा है, तो 0.5 मोल्स के लिए क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 16.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा 0.5 मोल्स ऑफ KClO3 से। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोल वॉल्यूम रिलेशन। नेक्स्ट है लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट और क्या होता है एक्सेस रिएजेंट। द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसा कोई रिएक्शन जिसके अंदर कोई एक रिएजेंट है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है, पूरी तरह से खत्म हो जा रहा है, उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। जैसे सपोज आप लोग रोटी सब्जी खा रहे हो और कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जी आपकी पूरी कंज्यूम हो जाती है और रोटी आपका बचा रह जाता है, तो वहाँ पे जो सब्जी है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर रहा है और रोटी आपका क्या है, वो एक्सेस में है, ज़्यादा है, तो वो आपका एक तरह से एक्सेस रिएजेंट हो गया। ठीक है, तो ये रोटी सब्जी का एग्जाम्पल था आपका। यहाँ पे हम लोग केमिकल इक्वेशंस के टर्म्स में देखेंगे कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन दे रखा है, उसमें रिएक्टेंट्स 2 रिएक्टेंट्स दे रखे हैं, तो उनमें से कौन सा रिएक्टेंट आपका एक्सेस में प्रेजेंट है और कौन सा रिएक्टेंट आपका लिमिटिंग रिएजेंट है वहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि N2 प्लस H2 गिव्स यू NH3। आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके NH3 का फॉर्मेशन कर रहा है, अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है।
तो कोई भी केमिकल इक्वेशन दे रखा है या फिर कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। अब क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को एक वेल बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना होता है। अब यहाँ पे अमोनिया प्लस हाइड्रोजन N2 प्लस H2 गिव्स यू NH3 दे रखा है, तो इसको एक वेल बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिखना है। ठीक है, तो ये हम लोग का स्टेप 1 है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। लिखा हम लोगों ने N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3, चेक कर लीजिएगा बैलेंस है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन में दे रखा है कि 50 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट हो रहा है 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो आपका कितना अमोनिया का वहाँ पे फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यानी दे रखा है कि इतना सामान, इतना नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल और इतना नाइट्रोजन आपका रिएक्ट हो रहा है 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो कितना अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, बस यही हम लोग को बताना है। तो पहला स्टेप था वेल बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना। दूसरा स्टेप है नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना कि इस 50 ग्राम में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, इस 10 ग्राम में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पिछले वाले वीडियो में आप लोग को बता रखा था कि अगर मास दे रखा है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। तो N2 का मॉलिक्यूलर वेट, एक नाइट्रोजन का 14, दो का 28, तो 50 डिवाइडेड बाई 28 तो 1.7 हो गया। हाइड्रोजन का 10 ग्राम दिया हुआ है और इसका मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कितना होता है, 2 होता है, तो जब करेंगे उसको तो 5 मोल्स आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर लिए हैं। अब थर्ड स्टेप क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब जो पूछा गया है उसको निकालना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या है आपका, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितना दे रहा है, कितने से रिएक्ट कर रहा है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ऊपर में इक्वेशन देख लेते हैं एक बार। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ अमोनिया दे रहा है। तो जब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन आपका 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो गिवन कितना, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 1.7 मोल ऑफ नाइट्रोजन कितने के साथ रिएक्ट करेगा, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 5.1 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। अभी ऊपर में हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट किया था, तो वो कितना कैलकुलेट किया था, 5 कैलकुलेट किया था। ठीक है, लेकिन रिक्वायरमेंट कितने की है, 5.1, यानी अगर 1.7 रिएक्ट कर रहा है नाइट्रोजन का तो वो कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना चाहिए, 5.1 के साथ करना चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना है, सिर्फ 5 मोल्स हैं। तो यहाँ पे लिमिटिंग कौन सा हो गया, सब्जी की तरह कौन काम कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन काम कर रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया, आपको क्या हो गया, आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, तो जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है। जो पहले कंज्यूम हो गया, अब वो बचा ही नहीं है केमिकल रिएक्शन में, तो रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा ही नहीं। जितना अमोनिया उसकी वजह से बनना था बन जाएगा हाइड्रोजन की वजह से, उसके आगे केमिकल रिएक्शन आपका प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दे रखे हैं 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना देगा, 2/3। ये तो पहले वाला इक्वेशन में जैसे हम लोगों ने कर रखा था, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल्स ऑफ अमोनिया दे रहा है, तो 1 मोल कितना देगा, 2/3 मोल्स ऑफ अमोनिया देगा। तो 5 मोल्स, क्योंकि यही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो 5 मोल्स ऑफ अमोनिया हाइड्रोजन कितना मोल्स ऑफ अमोनिया देगा, तो 3.3 मोल्स ऑफ अमोनिया देगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। 3 स्टेप पता है, पहला बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है आपको, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, और तीसरा फिर आपको ये मेथड देखना है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को प्रोसीड करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कोई भी सोल्यूशन दे रखा है तो उसका कंसंट्रेशन क्या है, उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसी को हम लोग कंसंट्रेशन बुलाते हैं। ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है, अगर वाटर यहाँ पे ले रखा है और इसमें हम लोगों ने शुगर डाला है या सॉल्ट डाला है, तो जो इसमें डिसॉल्व हो रहा है वो क्या है, आपका सॉल्यूट है, और जो वाटर है वो आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, वो आपका सॉल्वेंट है। तो कंसंट्रेशन अलग अलग टर्म्स में हम लोग देखते हैं, अलग अलग
वैल्यूज़ होती हैं उनके कैलकुलेट करने के लिए। एक एक करके सबको देखते हैं। पहला है आपका मास परसेंटेज। ठीक है, मान लीजिए एक आपका ए सॉल्यूट दे रखा है, बी आपका सॉल्वेंट दे रखा है, और ए का वेट है, मास है WA और बी का है WB। तो परसेंटेज ऑफ ए निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो ए का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। ये पहले भी कर रखा है हम लोगों ने। इसी तरह अगर बी का मास निकालना है तो मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, तो ये मास परसेंटेज निकल जाएगा। अगर वॉल्यूम दिया हुआ है, अगर दोनों आपका लिक्विड के फॉर्म में है और उसमें वॉल्यूम दे रखा है, तो उसको हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर ए और बी का वॉल्यूम जो है गिवन है वो VA एंड VB है, तो परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100। परसेंटेज ऑफ बी कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम लोग PPM भी देखते हैं। PPM आप लोगों ने देख रखा होगा। ये जनरली यूज टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स। हमारे एटमॉस्फेयर में कितना पॉल्यूटेंट्स है, पॉल्यूटेंट्स का अमाउंट कितना है, उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है पार्ट्स पर मिलियन। कैसे ही करते हैं इसको? जैसे कि मान लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड का आपको कंसंट्रेशन का पता करना है इन आर एटमॉस्फेयर, तो अमाउंट ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर जितना भी है इनटू 10⁶। इस तरह से हम लोग पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका मोलैरिटी, जिसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज करता है। नंबर ऑफ मोल्स आप लोग को पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग को एक और टर्म ये सोल्यूशन में कैलकुलेट करते हैं, सॉल्वेंट में नहीं, सोल्यूशन में। इसका फॉर्मूला क्या है? इंपॉर्टेंट है ये। फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी इक्वल्स टू WB/MB। ये क्या है? आपका सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। सोल्यूशन का वॉल्यूम जनरली जो होता है वो मिलीलीटर में दिया होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना होता है? लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे पहले तो हम लोग डिवाइड करते हैं, अब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये जनरल फार्मूला है जो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इसका यूनिट क्या है? मोल पर लीटर इसका यूनिट है, जिसको कभी कभी हम लोग कैपिटल M से भी डिनोट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल इसका हम लोग लेते हैं कि मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करना होता है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे सोल्यूशन दे रखा है, ठीक है, यानी डायरेक्ट हम लोग को फार्मूले में पुट कर देना है। 4 ग्राम का पूछ रखा है, ठीक है। NaOH का अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सोडियम का आपका कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सम टोटल आपका 40 आ जाएगा, ठीक है। तो 4/40 कितने में? 250 ml। इसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो नीचे 1000 रखोगे, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 0.4 मोल पर लीटर। नेक्स्ट है आपका मोलैलिटी। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, मोलैरिटी और मोलैलिटी में। जो मोलैलिटी होता है उसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1000 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये सॉल्वेंट में है, और नीचे में आपका वहाँ पे वॉल्यूम था, पर लीटर था, यहाँ पे आपका पर kg है। तो इसका भी जो फॉर्मूला है इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। WB/MB आपका क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, और सॉल्वेंट का वेट यहाँ पे रख रखा है। अगेन अगर आपका ग्राम में दिया होगा तो उसको kg में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 1000 से, तो यहाँ पे 1000 आपका ऊपर आ जाएगा। यूनिट मोल पर kg। एग्जाम्पल, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे सॉल्वेंट दे रखा है। ये सिंपल एग्जांपल हम लोगों ने ले रखे हैं, तो आप सिंपली इसको फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। 4/40 आपका नंबर ऑफ मोल्स दे देगा। सॉल्वेंट कितना दे रखा है? 200 ग्राम दे रखा है। पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका 0.5 मोल पर kg आ जाएगा।
नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। अगर दो कंपोनेंट दे रखे हैं, मान लीजिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जनरली हम लोग दो ही कंपोनेंट लेते हैं। नीचे में एग्जांपल दे रखा है, आपको बताती हूँ उसी से। दो कंपोनेंट दिया हुआ है ए और बी, एक सॉल्यूट मान लीजिए, दूसरा सॉल्वेंट मान लीजिए। तो ए का मोल फ्रैक्शन हम लोग एक्स ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। बी का मोल फ्रैक्शन हम लोग एक्स बी से डिनोट कर रहे हैं। तो जब ए का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन किसका निकल आएगा? ए का निकल आएगा। अगर बी का निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट। इसके अलावा ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा आपका 1 के बराबर होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो आपका यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसका कोई सा भी यूनिट नहीं होता है, ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। लास्ट है आपका नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है? तो इसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स तो कैलकुलेट कर ले रहे थे हम लोग, लेकिन अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए भी फॉर्मूला दे रखा है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का उसको वेट, यानी जो भी मास आपका गिवन है सब्सटेंस का, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब ये फिर से नया टर्म यूज हो रहा है। पहले तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते थे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आता था, लेकिन जब इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अलग अलग के लिए यहाँ पे हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट भी कैलकुलेट करना सिखा रखा है। अब कोई एसिड गिवन है, उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या होता है? तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस। अगर कोई एसिड दे रखा है, मान लीजिए HCl दिया हुआ है, जब इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कितने H+ आयन इसमें से निकलेंगे? 1 निकलेंगे। अगर H2SO4 दिया हुआ है, H2SO4, तो कितने H+ आयन इसमें से निकल सकते हैं? 2 निकल सकते हैं, ठीक है। अगर CH3COOH दे रखा है तो इसमें से कितने निकल सकते हैं? 4 नहीं, इसमें से एक ही हाइड्रोजन आयन निकलेगा, ठीक है। तो यही जितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होते हैं उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? बेसिसिटी बुलाते हैं। तो एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। ये अलग अलग आपके एसिड्स दे रखे हैं जिनका बेसिसिटी यहाँ पे मेंशन है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर बेस दिया हुआ है तो बेस के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी, ठीक है। अब यहाँ पे बेस के लिए एसिडिटी, अब एसिडिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। जितने रिप्लेसेबल OH माइनस आयन है उसी को हम लोग एसिडिटी बुलाते हैं। QH में 1 होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में 3 OH है, तो ये इसका एसिडिटी हो जाएगा। तो इस तरह से इन सब का भी इक्विवेलेंट वेट आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय 2, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। अगर कोई सॉल्ट दे रखा है तो उसके लिए कैसे यूज करेंगे? तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी, ठीक है, जितना भी उस पर पॉजिटिव वैलेंसी है। जैसे कि NaCl अगर दे रखा है तो पहले मॉलिक्यूलर वेट NaCl का कैलकुलेट कर लेंगे और उससे किससे डिवाइड कर देंगे? उससे 1 से। यहाँ पे Na पे 1+1 पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसीलिए 1 से डिवाइड कर देंगे। तो NaCl का मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट सेम होता है। अब MgCl2 के लिए कैसे निकालेंगे? Mg पे +2 चार्ज आता है, ठीक है, तो MgCl2 का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से इसका जो मॉलिक्यूलर वेट का हाफ होता है इक्विवेलेंट वेट। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक था, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए
तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू ऑल।